ओके, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है दीपावली के बाद में। उम्मीद है सबकी दीपावली अच्छी रही, हंसी खुशी में आपने इस टाइम को स्पेंड किया है। फेस्टिवल टाइम हमेशा एन्जॉयमेंट के लिए होता है, मस्ती के लिए होता है। उम्मीद है आपने कोई पढ़ाई नहीं करी होगी, है ना। चलो, क्योंकि बीच में ये जो ब्रेक आते हैं ना, और इसमें जो आप पढ़ाई नहीं करते हो, ये फिर एक वैक्यूम क्रिएट होता है इससे, और उससे फिर आप ज़्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट होते हो। अगर सेचुरेशन चलता रहता है, पढ़ते रहते हैं डेली का, तो उससे वो एक वैक्यूम क्रिएट नहीं होता है जिससे आप प्रेशर जनरेट कर सको। जैसे ही बीच में ब्रेक आते हैं, 5-7 दिन पढ़ाई नहीं होती है, उसके बाद में दिमाग ख़राब होने लगता है कि यार मेरा टाइम ख़राब हो गया, वक्त ख़राब हो गया, अब मुझे पढ़ना चाहिए, और उसके बाद में आप ज़्यादा जोश और जुनून से पढ़ते हो। ठीक है ना। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपसे कर लें। ये जो क्लास है इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, अगर कोई नहीं आया है तो वो भी क्लास ले लेगा। आज वाली करूंगा, कल वाली नहीं करूंगा। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे भी और भी बातें करेंगे। हम आगे जो एग्ज़ाम्स आ रही हैं, आगे जो अपनी तैयारी है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे, क्योंकि इस पीरियड में कुछ अपडेट्स आए हैं, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। सबसे पहला अपडेट तो ये है, जो एसएससी की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं है, अपनी तरफ से है, चौधरी क्लासेज की तरफ से है, और वो अपडेट है 2 नवंबर को नया बैच शुरू होगा। ये नोटिफिकेशन है, नया बैच शुरू होगा 2 नवंबर को, और वो सुबह 8 बजे होगा। 2 नवंबर को सुबह 8 बजे। 8 बजे है ना संदीप। ये जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं जिनमें जनरल मैथ्स का पूछा जाता है, उन सारी एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए है। एसएससी के एग्ज़ाम हैं, रेलवे के एग्ज़ाम हैं, सीडीएस के एग्ज़ाम हैं, या बाकी जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं या सेंट्रल एग्ज़ाम्स हैं, जिनमें अभी एसएससी कांस्टेबल ग्रेड का उनका भी आ गया है। तो जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं जिनमें जनरल मैथ्स का आता है, किसी एग्ज़ाम में कम चैप्टर आते हैं, किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा चैप्टर आते हैं, किसी एग्ज़ाम में थोड़ा इजी आता है, किसी एग्ज़ाम में थोड़ा टफ आता है, लेकिन आता सारी एग्ज़ाम्स में है। जो भी जनरल मैथ्स का पेपर होता है हम सबको कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें बैंक वगैरह की एग्ज़ाम है वो भी सारा। ठीक है। जो भी आप या आपका कोई साथी ज्वाइन करना चाहता है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। 2 नवंबर 8 बजे शुरू होगा। ठीक है। आज कितनी तारीख हो गई? 28 हो गई। तो 28 को, 29 को, 30 को ऑफ रहेगा। आपके टेस्ट का भी ऑफ है 30 को और 31 को। ये जो नवंबर का महीना है, नवंबर का महीना, ये दिवाली फेस्टिवल का ही टाइम है। लोगों की छुट्टियां चल रही हैं 30 तक। तो हमने पहले क्लास शुरू कर दी है। 31 तारीख तक जो नवंबर के दिन बचे हैं, 1, 2 और 3 वर्किंग डे हैं। 30 को ऑफ रखेंगे, टेस्ट का भी ऑफ रहेगा। ये जो 3 दिन हैं, इसमें आपके लिए दिवाली ऑफर है एक, जो भी एडमिशन लेंगे उनके लिए। किसी भी बैच में एडमिशन लो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑनलाइन बैच हो या ऑफलाइन बैच हो, 25% ऑफ रहेगा। एक साथ फीस जमा कराएंगे, 25% ऑफ रहेगा। पहले से जो एडमिशन हैं उन पे लागू नहीं है, और 31 के बाद में जो एडमिशन होंगे उन पर लागू नहीं है। अक्टूबर ना, हाँ अक्टूबर, नवंबर नहीं अक्टूबर, ये अक्टूबर है। 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक है ये। 28, 29 और 31 अक्टूबर तक जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, जो ऑनलाइन की फीस है या जो ऑफलाइन की फीस है, उस पर 25%, ये दिवाली ऑफ है जो सब देते हैं। ऑनलाइन पे सब देते हैं, ऑफलाइन पर भी रहेगा, 25% रहेगा ये। तो जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं इस पीरियड में ले सकते हैं। ये बैच जो 2 तारीख को शुरू हो रहा है, इसके लिए भी एडमिशन चालू हैं, तो वो भी इसमें ले सकते हैं। लेकिन है ये 31 तक ही, 31 अक्टूबर तक ही, उसके बाद में नहीं रहेगा। 31 अक्टूबर के बाद में नहीं रहेगा। ठीक है, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि अभी जो एग्ज़ाम्स आ रही हैं या आने वाली हैं, उनमें सबसे बड़ी एग्ज़ाम है आपकी CGL की। SSC की जो CGL एग्ज़ाम है, उसका परी का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में करवा रहे हैं, अर्ली ऑफ द दिसंबर, फर्स्ट 1 तारीख के बाद में, 1 दिसंबर से ही मान लीजिए आप, 1 दिसंबर से 13 क्या, 1 से 13 दिसंबर 2022। तो आप में से बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत होगी कि सर टाइम नहीं मिला तैयारी के लिए। बहुत सारे लोगों की दिक्कत है कि सर टाइम नहीं मिला तैयारी के लिए, इतने कम टाइम में सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, और जाहिर सी बात है नहीं हो सकती। अब इसका क्या हो सकता है, प्री का एग्ज़ाम जो तैयारी अभी चल रही है, जो तैयारी पहले से है, उसके आधार पर दो। मेंस के लिए तो तैयारी जारी रखें अपन, ये तैयारी मेंस में काम आएगी। और देखो एक सीधी सी बात बताता हूँ, अभी ये जो 2022 की एग्ज़ाम हो रही है, इसमें उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा जिनका पहले से सिलेबस कवर है, पूरा पहले से सब कुछ तैयार है, चाहे कितनी भी वैकेंसी हो। जैसे 37,000 वैकेंसी बता रहे हैं कुछ लोग, 37,000, 20,000, 15,000, जितनी भी वैकेंसी हो, सिलेक्शन 50,000 वैकेंसी भी होंगी ना, तो भी सिलेक्शन उन्हीं का होगा। कितनी भी ज़्यादा वैकेंसी हो, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी पहले से तैयारी है। आप अगर कोई अब शुरुआत कर रहा है या अब सीरियस हुआ है इन वैकेंसीज की संख्या को देखकर, तो उसका तो इस बार में तो देखो कुछ होना नहीं है। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या जो कोई हाई लेवल ऑफ टैलेंटेड जो पर्सन्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल स्टूडेंट की बात करता हूँ। अब की बार तो कोई चांस है नहीं, तो आप लोग 2023 के लिए तैयार हो जाओ। हैं क्या चीज़, कुछ पूछ रहे हो आप, पूछो ना, तो क्या कह रहे हो 23 में? मैं कह रहा हूँ 2023 के लिए भी साथ साथ तैयार रहो। अब इस पे कुछ पूछ रहे हैं कोई, बोलिए ना, बोला था कोई कुछ? अगर किसी को डाउट है तो मत तैयारी करो, घर जाके चले जाओ, आराम से घर जाके बैठो। जिसको विश्वास है कि आएंगी, 22 में आई है, 23 में भी आएंगी, 23 में नहीं आएंगी, 24 में आएंगी, 24 में नहीं आएंगी, तो 25 में आएंगी। 2022 में किनका सिलेक्शन होगा पता है? उनका सिलेक्शन होगा जिस टाइम एग्जाम हो ही नहीं रही थी और फिर भी तैयारी कर रहे थे। 2 साल 3 साल में रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, एग्जाम लगी हुई थी, एग्जाम अटकी हुई थी, उनके बारे में कोई अता पता नहीं था। लोग इधर राजस्थान में LDC की तैयारी कर रहे थे और कोई तैयारी कर रहे थे, और SSC से जिन्होंने पूरी तरीके से त्याग कर दिया था कि SSC में तो अब कुछ नहीं बचा है, SSC में कुछ नहीं बचा है, SSC की तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है, SSC बर्बाद है, SSC की बजाय तो किसी और एग्जाम की तैयारी कर लो। ठीक है, ऐसे लोग मीम बनाने लग गए थे कि जरूरी नहीं है कि इस करके ही बर्बाद हो जाए, बर्बाद होने के लिए SSC की भी तैयारी की जा सकती है। ऐसे मीम बनाने लग गए थे, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो वो जो लोग उस माहौल में भी तैयारी कर रहे थे, चांस उनके हैं अभी, वो लोग डिजर्व करते हैं। अब आप में से किसी को लगता है कि 22 में, 23 में, 24 में भी आगे वैकेंसीज आती रहेंगी, सब कुछ सही रहेगा, वो लोग तो तैयारी कर लो। और जिनको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, पता होगा कि नहीं होगा, वो जाने और उनका काम जाने, वो जो चाहे करना चाहते हैं वो करो। ठीक है, उनके लिए तो देखो कोई पाबंदी नहीं है, वो तो स्वतंत्र है। अभी गाँव में झाड़ियों के वो बेर लगे हुए हैं छोटे छोटे लाल लाल वाले, तो वो खाओ, अभी एक बार महीने भर रहेंगे वो लोग तो। ठीक है ना, बाकी लोग आप सोच सकते हो 22 के लिए पूरी कोशिश कर लो, हो गया ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, 23 के लिए डिजर्व कर जाओगे। 23 में अच्छी वाली वैकेंसी आएंगी, कम आएंगी, ज़्यादा आएंगी, वो तो बाद की बातें हैं यार। SSC में नहीं हुआ, रेलवे है ना आपके लिए, रेलवे में आप ट्राई कर सकते हो। रेलवे में मान लो खूब सारी वैकेंसी आने वाली हैं। SSC में आप CGL के लिए तैयारी करो, CGL में नहीं हुआ, GD की है, GD में ट्राई कर लो। MTS है, MTS में एक बार तैयारी कर लो। एक बार बेरोजगार आदमी तो हर जगह ट्राई करता है, सारी एग्जाम्स के लिए ट्राई करता है। CPO-SI के लिए ट्राई कर लो। SSC में जो ग्रुप अलग अलग ग्रुप्स की एग्ज़ाम लगती हैं, ALP की एग्ज़ाम लगती है, NTPC की एग्ज़ाम लगती है, NTPC से ASM की है, SM की है, TC की है, TT की है, इनकी एग्ज़ाम्स लगती, इतनी सारी पोस्ट हैं, आप इनके लिए तैयारी कर लो। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं और वो सब में आनी है। मैथ सब में आनी है, रीजनिंग सब में आनी है, एलिमेंट्री GK का जो नॉलेज होता है वो सब में आना है। तो वो चीज़ें तो अपनी तैयार रखो ही रखो आप। जैसे मैं कुछ
चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, एलजेब्रा आना है, एसएससी की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी, एलजेब्रा आपको पढ़ना है। एलजेब्रा आपके आना है तो अपने एलजेब्रा को तैयार कर लो, अपनी ट्रिग्नोमेट्री तैयार करो, अपनी ज्योमेट्री तैयार करो, अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तैयार करो, मेंसुरेशन तैयार करो, अर्थमेटिक के चैप्टर तैयार करो, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने सब्जेक्ट को तो स्ट्रॉन्ग करो। आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, आपका जीके के ऊपर कंट्रोल होने लग गया है थोड़ा थोड़ा, इंग्लिश आपकी अच्छी है, उसके बाद में एग्जाम में क्या बचता है, फिर कोई सी एग्जाम दिलवा लो आपसे, फिर आप सबके लिए डिजर्व करते हो। अगर आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम के लिए डिजर्व नहीं करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़, ठीक है ना। तो आप ऐसे मत सोचो मैं किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं, आप ये देखो मुझे मेरे सब्जेक्ट है उनके ऊपर कंट्रोल करना है, मेरे सब्जेक्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे मेरे सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं उनको चैप्टर वाइज ले लो। मेरा मैथ्स शानदार होना चाहिए, तो मैथ्स शानदार होने के लिए आपको एलजेब्रा शानदार होना चाहिए, आपका ट्रिग्नोमेट्री शानदार होना चाहिए। तो फिर आप ऐसे ब्रेक्स इनको टुकड़ों में बांट लो, ब्रेक कर लो। एलजेब्रा की तैयारी करनी है मुझे ट्रिग्नोमेट्री तैयार करनी है, मुझे ज्योमेट्री तैयार करनी है, मुझे कोऑर्डिनेट, छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी तैयारी को बांट लो, ठीक है। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने का क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके ऊपर अपन बात कर लेंगे। पढ़ाई नहीं करेंगे तो और बातें कर लेंगे जो अपने लिए ये एक आधार तय कर लेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे तो भी शिकायत होगी कि सर आज पढ़ा दिया, आए नहीं थे। वैसे मैंने YouTube पे रखी है क्लास, तो अपलोड कर दूंगा मैं YouTube पे, देख लेंगे, 4 दिन बाद में हटा देंगे वापस बात, या पड़ी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लोग तो कैसे कैसे वीडियो बना के डाल देते हैं, अपन कम से कम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं कच्चा बादाम पक्का आम ऐसे ही डाल देते हैं, अपन तो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, नहीं क्या, ठीक है। तो अच्छा, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और वो बात है कि सर अब तो मेंस में क्वेश्चंस कम हो गए हैं, 30 क्वेश्चंस आएंगे, 35 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये एसएससी में सो आ रहे थे, बाकी एग्जाम तो में वैसे भी कम ही आ रहे थे पहले से ही। और क्वेश्चंस कम होने से सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कम नहीं होती है। सिलेक्शन का जो आधार है ना, वो तो आज भी मैथ्स और इंग्लिश ही रहेगा आपका। मुझे नहीं पता आप मैथ्स और रीजनिंग रहेगा, मुझे पता नहीं इंग्लिश में आप कितना करके आओगे। राजस्थान से जो रूरल बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इंग्लिश में क्या करके आएंगे, या मुझे नहीं पता है आप जीके में कितना नॉलेज है आपको, लेकिन मुझे इतना पता है मेहनत करोगे तो आपकी मैथ्स और रीजनिंग जरूर शानदार हो जाएगी। 2 सब्जेक्ट का तो पता है मेहनत करने से शानदार हो जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट में आप कितना कर पाओगे वो तो इतना मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट तो आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर लोगे। अगर आप लगातार मेहनत करोगे, आने वाले 2, 4, 6 महीने में अच्छी पकड़ आ जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ होने का और सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होने का क्या इंपॉर्टेंस होता है। मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिला हूं जिसके मेंस में 200 में से 200 नंबर थे, सीजीएल में 200 में से 200 नंबर थे। और अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया है और एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ है अभी एनटीपीसी के रिजल्ट में, और अभी ज्वाइनिंग है। अब आ जाओ। माई वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट बाबूलाल। आप लोग नहीं जानते, पहले के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। सब स्टूडेंट्स पूछते भी थे आप वाले बाबूलाल का क्या हुआ, सर आपके बाबू का क्या हुआ। मैं तो यही बाबू हैं, आपके तो होंगे और, ठीक है। सर आपके बाबू का क्या हुआ, तो मेरे बाबू का स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। अब जो कोई भी पूछे उसको आप बता सकते हैं कि मेरा बाबू स्टेशन मास्टर बन गया है, ठीक है ना। ये गणित के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट की बात अपन नहीं करेंगे, और करेंगे भी क्यों करें अपन, अपने को मतलब क्या है। अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, एक सब्जेक्ट में पकड़ होने की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और अपन एसएससी की बात करते हैं ना, रेलवे जूस निकाल देगा आपका, ऐसे पेपर आएगा आपको लगेगा कि एसएससी से बढ़िया पेपर तो रेलवे दे रहा है। और भी ऐसी एग्जाम्स हैं जहाँ क्वेश्चंस 15-20 आते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट की आपको पूरी एकदम गहराई से नॉलेज होना जरूरी नहीं है, तो 15-20 में से एक भी सवाल नहीं होगा। आप कुछ जानना चाहोगे?
या ये अपनी तरफ से भी आपको कुछ बातें बताएंगे मैथ्स के बारे में। मैथ्स में सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ होने का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, और थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में, ठीक है, ये आपको बताएंगे, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर भी कोई स्टूडेंट, मैं इस क्लास को डालूंगा, आपके भी कोई सवाल हो, आप भी कुछ पूछना चाहते हो, बाद में कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ये खुद रिप्लाई कर देंगे जो बात इनको पूछनी है, जो हमसे डिस्कस करना है, हमसे पूछना है, उसके बारे में हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैं माइक देता हूँ इनको, आप इनसे आराम से पूछ लीजिए जो कुछ आपको पूछना है, ठीक है। आप चाहे जितना टाइम ले लीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, चाहे जितना टाइम, आपके जितने भी डाउट्स हैं, एक स्टूडेंट के नज़रिए से सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचा जा सकता है, मैं बताऊंगा। मेरा नज़रिया अलग होता है, उसमें कहीं ना कहीं मेरा खुद का इंटरेस्ट भी शामिल हो जाता है। एक स्टूडेंट के नज़रिए से आप अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या सोच सकते हैं, या आपके सामने क्या दिक्कतें आती हैं, उनके बारे में आप प्रैक्टिकली डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। पहले ये अपने बारे में खुद बताएंगे सारी बातें, उसके बाद में आप जो पूछोगे आप पूछ सकते हो। अपने क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए, चाहे आप जो पूछना चाहते हो वो लिख लीजिए, ठीक है। पूछो आज। कल से बहुत खुश है जब से जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया। गुड मॉर्निंग। कैसे चल रही है तैयारी? अच्छा, देखो मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2017 में। 2017 की वैकेंसी आई तो पहली वैकेंसी थी, उस टाइम ज़्यादा खास तैयारी नहीं थी तो कुछ नहीं हो पाया। इतने में एसएससी का वो आंदोलन हो गया, पेपर बिगड़ गए, तो उसके बाद एसएससी ने वो जो प्रोसेस थी वो भी थोड़ी धीमी हो गई थी एसएससी की। 18-19 में कोई एग्ज़ाम नहीं हो रही थी। उसके बाद बीच में कोरोना आ गया, तो कोरोना की वजह से पूरा डिस्टर्ब हो गया था। पहली मेंस में बैठा था मैं 2019 वाले में। 19 की मेंस में मैथ्स में 200 थे, इंग्लिश थोड़ी वीक थी, तो उस वजह से स्कोर उतना नहीं बन पाया जितना होना चाहिए था। लास्ट 560 के लगभग बन रहे थे 700 में से, तो उस वजह से फाइनल पोस्ट नहीं मिल पाई। उसके बाद 20 वाले का अभी रिजल्ट आया है फाइनल, अभी फाइनल तो हुआ भी नहीं है, उसमें ठीक है, स्कोर अच्छा है, हो सकता है उसमें कुछ मिल जाएगा। बीच में कोरोना की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, उस टाइम में वापस कोरोना में जयपुर आ गया। तो कोरोना का जो टाइम था उसमें जो पढ़ा था उसको अब अच्छे सिलेक्शन मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम था कोरोना वाला। कोरोना के टाइम में बहुत से स्टूडेंट छोड़कर घर चले गए, जो कुछ बचे थे वो जयपुर में तैयारी कर रहे थे। अब हो सकता है उनका एसएससी में नहीं है तो रेलवे में हो रहा है, और कोई डिपार्टमेंट है उनमें हो रहा है, जरूरी नहीं है एसएससी में हो, क्योंकि एसएससी की तो प्रोसेस अभी तेज़ हुई है फिर से। बीच में एसएससी एकदम रुक गया था, तो जो भी कोरोना में यहाँ रुका उसका हुआ है। कोरोना टाइम में जो भी जयपुर रुका है उनको अब किसी ना किसी डिपार्टमेंट में अब सिलेक्शन मिल रहे हैं, उसका रिजल्ट अब आ रहा है। क्योंकि कोरोना के बाद रिजल्ट आने स्टार्ट अभी हुई है 2021-22 शुरू 22 के मार्च अप्रैल से, तब से होने। तो सब्जेक्ट का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे मेरी मैथ्स थी वो सब की सब हुई सर की वजह से, क्योंकि जैसे मैंने 2-3 महीने क्लास ली थी, उसके बाद सर ने काम ही ऐसा दे दिया था कि सारे दिन मैथ्स से जुड़ा हुआ रहा। जैसे कोचिंग में आ गया, सारे दिन स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते रहते थे, उससे वो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो रही थी। जैसे अपन खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कि जैसे एलजेब्रा स्टार्ट कर लिया, सिर्फ एलजेब्रा को देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लिया, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का कर रहे हैं, और जब कोई डाउट लेकर आ रहा है सामने से तो वो एक बार एलजेब्रा का क्वेश्चन आ रहा है, जस्ट तुरंत बाद किसका आ गया, मेंसुरेशन का आ गया, तुरंत प्रॉफिट लॉस में चले गए। उससे क्या दिन में कम से कम 100 से 150 डाउट आते थे मेरे पास, कम से कम 100-150 डाउट आते थे। उसके बाद भी जैसे रूम पर जाने के बाद भी सोशल मीडिया पर थे, कोई भी जैसे कोचिंग का ग्रुप है उसमें आ गया तो उसका रिप्लाई देना, ऐसे सारे दिन सारे डाउट ही डाउट चलते रहते थे मैथ्स से। तो उससे क्या हुआ, मैथ्स धीरे धीरे बहुत ही अच्छी इंप्रूव हो गई, और मैथ्स का सीधा सा है जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतनी होती जाएगी। मैथ्स में ये नहीं, जैसे कुछ टीचर होते हैं जो टाइप वाली पढ़ाई कराते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वो उससे कभी भी मैथ्स नहीं सुधरेगी।
उससे क्या है कि एक क्वेश्चन कर लिया, टाइप 1 बता दी, बाद में 20 क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ रहे हैं, आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा उससे। आपके पास अच्छे क्वेश्चन होंगे, टाइप नहीं होगी तो वो क्या होगा, एक क्वेश्चन अलग लेवल का आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन उससे हाई लेवल में आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन अलग ही लेवल का आ रहा है, उससे क्या होगी, मैथ्स की धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। टाइप वाली पढ़ाई है वो कमज़ोर बनाती है मैथ्स को। और उसमें क्या होता है, जैसे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो आप 5 सेकंड तो ये सोचते हो ये टाइप कौन सा है, वहाँ पर टाइप सोचने जितना टाइम नहीं मिलता है। अगर टाइप वाली पढ़ाई से आपने मैथ्स पढ़ी है तो उसमें दिक्कत ये आएगी, आपको देखते ही सबसे पहले ये लगाओगे कि टाइप कौन सा है और इसके लिए सर ने कौन सी ट्रिक बताई थी, माइंड में वो आएगा सबसे पहले। तो ट्रिक वाली पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ट्रिक से देखो क्या होता है, मैथ्स का पेपर होता है, ट्रिक्स में जैसे अब तो पेपर कम हो गया है, पहले मेंस में 100 का था, मैथ्स के पेपर में ट्रिक से आप 70 या 65-70 क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी जो 30 क्वेश्चन है सिलेक्शन किससे है, 29 क्वेश्चनों से, क्योंकि 65-70 तो हर कोई करेगा, जो भी मेंस में बैठेगा प्रत्येक स्टूडेंट 70 क्वेश्चन करेगा कम से कम। बाकी जो 30 क्वेश्चन है उसमें से जैसे जैसे आप 5-5, 7-7 क्वेश्चन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे, और वो तब आएंगे जब बेसिक से पढ़ोगे। और मेरे को लग रहा है जयपुर में मोस्ट ऑफ टीचर है वो टाइप वाली करवा रहे हैं पढ़ाई, यहाँ बिल्कुल बेसिक से था। और मेरी मैथ्स हुई जो भी हुई उसका पूरा श्रेय चौधरी क्लासेज को ही है, क्योंकि जैसे बैच कंप्लीट हुआ तुरंत ही काम ऐसा मिल गया कि सर ने दे दिया कि सब बच्चे इनसे पूछेंगे, तो वो तरह तरह के क्वेश्चन आते थे, उनसे धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव होता गया। 2019 वाले में से 200 आए मैथ्स में, बाद में 20 वाले में 193 बने, अब की बार 21 वाले में 191, 191 है। 20 वाले में हो सकता है कुछ मिल जाए, 21 का मैंने डिस्क्रिप्टिव कुछ वजह से छोड़ दिया था, जबकि 21 में स्कोर अच्छा है मेरा, 490 थे, बिना डिस्क्रिप्टिव के बन रहे हैं 490, तो वो डिस्क्रिप्टिव मेरे को छोड़ना पड़ा। उस टाइम मेरा एनटीपीसी का चल रहा था, तो उस प्रोसेस की वजह से मेरे को बीच में छोड़ना पड़ा डिस्क्रिप्टिव को, क्योंकि इसमें लास्ट था, लास्ट स्टेप बाकी था एक डीवी का और मेडिकल का, तो उस वजह से उसको मैंने स्वीप कर दिया। बाकी मैथ्स डरने वाला नहीं है, मैथ्स को जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना सुधरता जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मैथ्स में आप एक दूसरे को बताओगे, खुद पढ़ने की बजाय क्या करना है, ये देखो मेरे डाउट कौन क्लियर कर सकता है उसको पूछो, और ये भी रहो कि कोई मेरे से कमज़ोर है वो मेरे को पूछे और मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। मैथ्स जितना आप एक दूसरे को बताओगे उतना ही अच्छा होता जाएगा। मैथ्स का सीधा सही यही है, खुद ही खुद कर, जैसे हो सकता है कई क्वेश्चन है वो आप खुद कर रहे हो और आप अपने पास वाले से पूछोगे तो हो सकता है उसको आपको इससे इजी सॉल्यूशन मिल जाए, और उसको आप एग्जाम में जैसे खुद वाले तरीके से कर रहे हो तो 20 सेकंड लगा रहे हो, एग्जाम में हो सकता है जो पास वाला स्टूडेंट बताएगा उससे आप 10 सेकंड में कर लो उस टाइप के क्वेश्चन। मैथ्स को जितना एक दूसरों से पूछोगे, डिस्कशन करोगे, उतना ही ज़्यादा इंप्रूव होता जाएगा मैथ्स में। आप तो वैसे भी एस में मैथ्स का थोड़ा सा कम किया है, बट फिर भी लेवल अच्छा आएगा अब मैथ्स का। बीच में एसएससी का लेवल थोड़ा डाउन हो गया था मैथ्स का, अब की बार क्वेश्चन कम किए हैं बट लेवल बहुत शानदार जाने वाला है। तो पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा मैथ्स को, क्योंकि सिलेक्शन तो मैथ्स दिलवाएगी, फिर भी ये अपन मान सकते हैं। इंग्लिश और जीके तो सबका एवरेज सा ही रहेगा, जो मैथ्स रीजनिंग में 100% कर देगा वो सिलेक्शन के ज़्यादा नज़दीक है। ये नहीं है कि इसके नंबर कम है तो इनका ज़्यादा महत्व नहीं है। मैथ्स और इंग्लिश और जीके है जो अपने नॉर्थ के स्टूडेंट हैं उनका मोस्ट ऑफ का एवरेज सा मिलेगा आपको। जैसे 210 का है तो मोस्ट ऑफ के ये रहेंगे 160, 70, 180 मान लो, 180 से ऊपर क्रॉस नहीं होगा। इंग्लिश में फिर भी हो सकता है बट जीके में नहीं हो पाएगा, वहाँ पर जीके के भी 25 क्वेश्चन है, 75 नंबर के हैं, तो वो भी मैटर करेंगे थोड़े। सिलेक्शन फिर भी मैथ्स और रीजनिंग पर ही रहेगा, क्योंकि कोई इसमें 100% करेगा, कोई 90% पर अटक जाएगा, और वही 5, 7, 10 क्वेश्चन का फर्क रहता है सिलेक्शन में और इसमें। दूसरा मैथ्स का रोल ऐसे मान सकते हो, जैसे एनटीपीसी की वैकेंसी हुई है अभी, एनटीपीसी में 95% स्टूडेंट वो हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है 95% वो हैं जिनका जो एसएससी से थे। जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा था उनका एक का भी सिलेक्शन नहीं है। जो शुरू से एनटीपीसी को टारगेट करके कर रहा था तैयारी उसका नहीं है, क्योंकि मैथ्स का लेवल बहुत शानदार लेवल का आया था। एनटीपीसी के मेंस के जो पेपर ये मैथ्स बहुत अच्छे लेवल का था, और उस मैथ्स में जो नंबर खींच रहे थे वो कौन से थे, सिर्फ एसएससी वाले, सारे एसएससी वाले थे। जो जैसे एनटीपीसी की तैयारी करने वाला 70 क्वेश्चन थे मैथ्स रीजनिंग के, उसमें से ज़्यादा 55-60 तक पहुँच रहा था, और जो हम जैसे एसएससी वाले थे वो कर रहे थे 69 और 70 भी थे।
मैंने एनटीपीसी के 4 पेपर दिए थे लेब मेंस के, अलग अलग लेवल के, चारों में मेरे 70 से 70 थे। मैथ्स और रीजनिंग ने अच्छा दिया, जीके थोड़ा सा लो था, बट मैथ्स रीजनिंग ने उसको कवर कर दिया और सारे पेपर क्लियर हो गए मेंस के। तो आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स का थोड़ा सा कम हुआ है तो मैथ्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैथ्स और रीजनिंग है, ये हर एग्जाम में आएंगे अब, और जो सिलेक्शन का आधार है ये मैथ्स बनेगी, ये आप मान के चलो। मैथ्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। मैथ्स का तो यही है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम दिन में 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कम से कम एक दिन में कम से कम 150 क्वेश्चन करोगे तब जाकर होगा, क्योंकि बुकलेट यहाँ पर बड़ी भी बहुत है। जयपुर की क्या, मैं तो ये बोलूँगा पूरे इंडिया की सबसे बड़ी बुकलेट मैथ्स की यही है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स के कोई टीचर नहीं करवाएगा आपको, इतने क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, इतनी प्रैक्टिस कहीं भी नहीं होगी आपकी। बुकलेट क्या, बुकलेट का कुछ बोला था आपने? इन क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं पढ़ना होगा। इसमें हर टाइप के आ गए हैं, इसमें हर टाइप के आ गए हैं। ये है जैसे आपने बुकलेट पढ़ ली है, एक बार पढ़ ली है, फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो 2 बार पढ़ लो, और फिर भी लग रहा है कि अब और करना है तो टेस्ट दो बाद में किसी और बुक को पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ये मिलेगा, इसमें से कुछ मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। बाकी बुक्स में इसमें से कुछ मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, ये भी, ये मान के चलो आप। क्योंकि एसएससी की जो भी बुक्स हैं मार्केट में वो किस पर हैं, 2011 से लेकर जो पेपर हुए हैं उन पर आधारित है कि कैसा पेपर आ रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों से बनी हुई है। और इस बुकलेट में वो सारे क्वेश्चन पहले से, तो जो भी आपको बुक मिलेगी एक्स्ट्रा, उसमें इसमें से कुछ मिलेगा, ये भी पूरा नहीं मिलेगा। इसी बुकलेट को आप 2 बार कर लो, प्री की हो गई तो मेंस वाली कर लो, इससे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं। और अब की बार तो वैकेंसी भी खूब है, करो अच्छे से तैयारी। प्री को क्वालिफाई कर दिया है तो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट में आपको मौका है कि आप मेंस में बैठोगे, क्योंकि वैकेंसी बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कम से कम 3 लाख स्टूडेंट को पास करेंगे, और एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो 3 लाख में तो आओगे आप, इतना तो खुद पर बिलीव करो। बिगिनर है, बट 3 लाख स्टूडेंट में तो आप आ सकते हो। दूसरा प्री क्वालिफाई है, तो प्री के नंबर है वो ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे हैं, और 3 लाख स्टूडेंट पास करेंगे तो ये मान के चलो कट ऑफ भी अराउंड 100 के लगभग रहेगी, 100 से 110 के बीच कट ऑफ रहने वाली, और 100 से 110 का स्कोर आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। तो मेंस में बैठोगे आप, उम्मीद है सारे बैठोगे मेंस में, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे की ज़िंदगी के लिए। बढ़िया नौकरी है, बढ़िया आपको जीवन साथी मिले, ज़िंदगी में आगे और भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से, चौधरी क्लासेज की तरफ से। यहाँ पर कंपटीशन फील्ड में एक ही चीज़ चलती है, देखो जो भगवान की दया से आपको काबिलियत और योग्यता दी गई है, जो नेचुरल टैलेंट है वो तो जैसा है वैसा है। कोई आदमी किसी चीज़ को जल्दी पिकअप कर लेता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। कोई कम मेहनत में जिस काम को कर लेता है, किसी को उसके लिए ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ है और वो है आपके लगातार प्रयास, आपके लगातार कोशिश। मैं एक बात हमेशा बताता हूँ, लोग पता नहीं किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं या किस तरीके से चीज़ों को बताते हैं। कोचिंग वाले अक्सर
सक्सेस का फॉर्मूला बताते हैं आपको, मेहनतर, हार्ड वर्कर, सही गाइडेंस, ये फलान डिकन बताते हैं ना, फलाना डिकन, नए नए अपने अपने फॉर्मूले बनाते हैं। हमेशा याद रखना, मैं भारतीय संस्कृति में पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ। पहले भी बताया होगा, आपको फिर दोबारा बताता हूँ। कर्म गुणा भाग्य बराबर जीवन। सफलता क्या, जीवन ही है पूरा ही। कर्म गुणा भाग्य बराबर जीवन, ये गुणा होते हैं हमेशा। इसके ऊपर आपका कोई जोर नहीं चलेगा, ठीक है ना। अपनी भारतीय संस्कृति में हम जिस संस्कृति को बिलीव करते हैं, भारतीय संस्कृति है, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय संस्कृति, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दिया गया है। तो आप ये कह सकते हैं आपका कर्म ही आपकी ज़िंदगी है। अब कितना करते हो, किस लेवल का करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, कम करते हो, ज़्यादा करते हो। अगर कर्म जीरो है तो भाग्य कितना ही शानदार हो, रिजल्ट जीरो रहना है। अगर कर्म नेगेटिव है तो भाग्य जितना ज़्यादा बढ़िया होगा उतना ही ज़्यादा माइनस में जाएगा मामला फिर तो। क्योंकि जो आप करना चाहते हो, भाग्य का रोल क्या होता है, जो आप कर रहे हो उसकी जो वेटेज है उसको बढ़ा दिया जाता है। आप नेगेटिव कर रहे हो और भाग्य आपका साथ दे रहा है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है आपके साथ। फिर आपको किस्मत नेगेटिव में पूरा सहयोग करती है। जब आप पॉजिटिव कर रहे हो तो आपकी किस्मत आपको पॉजिटिव में ज़्यादा सहयोग करती है, और जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपकी किस्मत है वो कुछ नहीं बराबर जीरो हो जाती है। ये हमेशा आपस में गुणा होते हैं। इस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, ये वक्त के साथ में अपने आप तय होती हैं चीज़ें। इस चीज़ को हम लागू कर सकते हैं। और इसको एक चीज़ इसके साथ और होती है, इसकी केवल क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, केवल क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसमें भी क्वांटिटी इनटू टाइम। कितना काम कर रहे हो और कितने टाइम तक करते रहते हो आप उस काम को। आपने बहुत मेहनत करी, 1 महीने करी, 2 महीने करी, 6 महीने करी, 12 महीने करी, या तब तक करी जब तक आपने उस पर्टिकुलर टारगेट को कंप्लीट अचीव नहीं कर लिया। देखा जाएगा लाइफ में जो होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कितने सफल होंगे, कितने असफल होंगे। अपना काम क्या है, अपने बस में क्या क्या चीज़ें हैं, अपने बस में क्या क्या चीज़ें हैं। अपने बस में केवल ये एक चीज़ है, इसी से हम सारी चीज़ों को, इसको बनाने में काम में लेना है हमें। ये पहले से तय है, आप मानते हैं तो भी तय है, नहीं मानते हैं तो भी तय है, ठीक है। ये अपने बस में है, इसी के आधार पर हम चीज़ों को डेवलप करेंगे और अपन इसको शानदार बनाएंगे, ठीक है। जो जो चीज़ें आपकी मदद कर सकती हैं उन सारी चीज़ों की मदद लीजिए, उन सारी चीज़ों की हेल्प लीजिए। जो जो फैक्टर्स आपके लिए इस प्रोसेस में या इस जर्नी में आपके लिए हेल्पफुल हैं उनकी पहचान कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए और लगातार कोशिश करते रहिए। कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें थका देती हैं, इस तरीके से थका देती हैं कि लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, कैसे पार पड़ेगी। जैसे कोई भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं या कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं, जैसे अभी बात करें 2 नवंबर, जो 2 नवंबर को बैच शुरू हो रहा है, उसमें मैं नंबर सिस्टम शुरू करूँगा। तो नंबर सिस्टम की थ्योरी और नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें 20+ दिन लग जाएंगे। 1.5 2 घंटे की क्लास होंगी तो भी 20+ दिन लग जाएंगे। 20 से 25 दिन तक जाता है मामला। और इसमें से भी आपको सारी चीज़ें एक बार में पकड़ में नहीं आ पाती हैं। कोई 90% सीख पाता है, कोई 80% चीज़ों पे पकड़ आती, कोई 50% सीख पाता, सबके अपने अपने, ठीक। आपको लगता है कि यार एक चैप्टर में इतना टाइम लग गया, तो फिर सारे चैप्टर्स कब कवर होंगे? आगे तो बहुत सारा सिलेबस पड़ा होता है
और फिर हमें लगता है कि यार एक एक चैप्टर में इतना इतना टाइम लग रहा है तो कैसे कवर होगा। जैसे आपके बैच में अलजेब्रा चल रहा है, ठीक है, और वो 30+ दिन लेगा, 1 महीने से ज़्यादा लेगा अलजेब्रा। अलजेब्रा की थ्योरी ले गई 20 दिन तो आपके, और 20 दिन की प्रैक्टिस मान लो तो आपके 40+ दिन मान लीजिए पक्के 40+ दिन ही हैं अलजेब्रा में। कम से कम 20+ दिन लग जाते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में, और आपके 40+ दिन लग जाते हैं ज्योमेट्री में, आपके 5 दिन लग जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और आपके 20 दिन लग जाते हैं मेंसुरेशन, 20+ दिन। अब ये एडवांस का टाइम लग गया, ये इतना 40 80 और 20 120, 120 और 5 125, 125 दिन के अगर हम महीने देखें तो 4 महीने हो जाते हैं, और 4 महीने तो तब हो जाते हैं जब छुट्टियां को नहीं गिनते हैं तब। तो ये तो एडवांस में लग जाता है, और फिर टाइम लगता है अर्थमेटिक में भी टाइम लगता है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को इन डिटेल से और इन तरीक़ों से इतना पूरा गहराई से नहीं पढ़ेंगे ना, तो न तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, और न हम उन चीज़ों को रियल उनका जो रूप है उस चीज़ को हम समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा के सवाल नहीं होंगे आपसे, आप अलजेब्रा के सवाल कर लोगे, अलजेब्रा के सवाल आप कर लोगे, लेकिन क्या उन सवालों के आधार पर आपकी पूरी कवरेज हो पाएगी? क्या कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। थ्योरी, अगर केवल थ्योरी पढ़ाना हो तो मैं 2 महीने में एडवांस मैथ्स कंप्लीट कर सकता हूँ, केवल थ्योरी पढ़ाना हो तो, ठीक है। लेकिन जब तक आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं होंगे, जब तक इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं होंगे कि आपसे खुद से सवाल होने लग जाएं, या जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो आपको एकदम आसान लगने लग जाएं, आप इनसे पूछिए लास्ट तक जाते जाते क्या हालत हो गई थी कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस तो कैसे भी पूछ लो, कहीं भी कैसे भी आया हुआ हो, वो क्वेश्चंस तो हो ही जाएगा। वो क्वेश्चंस या उनके लेवल का क्वेश्चंस, इनके ये हो गया था कि अब क्या पढ़ें, अब क्या पढ़ें। तो फिर ये इधर उधर टेस्ट वगैरह या ऑनलाइन टेस्ट वगैरह है, वो उनके पेपर्स वगैरह हैं, स्टूडेंट्स क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहते हैं, वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर एक बार जब सिलेबस कवर हो जाता है, उसके बाद में भी ये मत सोचना कि अब सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में भी आपकी प्रैक्टिस जारी रहती है। दिन में आपके सामने 100-150 क्वेश्चंस आते रहते हैं। जो अपना ग्रुप है ना, उसमें डेली, अभी तो जो ये जीके का ये सिलेबस लागू कर दिया इसलिए लोग बिजी हो गए हैं, इसलिए रिप्लाई कम दे पाते हैं, नहीं तो डेली के 150-200 क्वेश्चंस डिस्कस होते थे और उनकी रिप्लाई भी देते थे लड़के हैं। इस बैच के नहीं पूछते हैं, अगले साल पूछ लेंगे, ये इस साल नहीं पूछ रहे हैं, वो अगले साल पूछ लेंगे। ये जिनको पढ़ना है ना, जिनको तैयारी करनी है वो पूछेंगे, आज नहीं पूछेंगे तो कल पूछ लेंगे। दो ही बातें होंगी, या तो सीखेंगे और सीखने के लिए पूछना पड़ेगा, या तो पूछ लेंगे सीख लेंगे, या फिर घर चले जाएंगे, फिर घर चले जाएंगे। और घर में तो कई काम होते हैं, इस टाइम दीपावली की छुट्टियां हैं, सब जगह क्रिकेट के टूर्नामेंट चल रहे हैं, मेरे गांव में भी चल रहा है, ठीक है, तो वहां जाके क्रिकेट खेल लेंगे हैं, और भी काम होते हैं, तो फिर तो और रास्ते हो जाते हैं। फिर गांव में एक परचूनी की दुकान खोल लेंगे, या एक पिकअप ले आएंगे, उससे इधर उधर के कोई काम, किराया वगैरह निकालना, वो काम चालू कर लेंगे, ठीक है। आगे पंच सरपंचों के चुनाव हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता बन जाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए। और तो क्या ऑप्शन बचते हैं बताओ भाई? खेतीबाड़ी तो इनसे होगी नहीं, खेतीबाड़ी तो इनसे नहीं होगी, ये तो मुझे लग रहा है, खेत वाला काम तो नहीं होगा आपसे। ये घर में कभी जाओ तो घंटे 2 घंटे सुबह सुबह जल्दी धूप नहीं हो तब तक, या शाम के टाइम मदद करवा दो, वो अलग चीज़ है, लेकिन लाइफ टाइम खेतीबाड़ी को ऑप्शन बनाने वाले लग नहीं रहे हैं। बना ले कोई, मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा है। और जिस हिसाब से खेतीबाड़ी हो रही है, फसलें पूरे साल क्या फसलें हो रही हैं, क्या उनके
दाम मिल रहे हैं, उस हिसाब से खेती बाड़ी को फुल टाइम लाइफ टाइम कैरियर बनाने के मूड में फ़िलहाल अपने गांव वाले लोग हैं नहीं। उनको कोई सरकारी नौकरी या कोई काम धंधा या कुछ ऐसा सॉफ्ट जॉब चाहिए, क्योंकि ये मेहनत वाले काम हैं, खेती बाड़ी है, मजदूरी है, ये आप करने के मूड में हो नहीं, है ना। तो फिर पूछेंगे नहीं तो क्या करेंगे, और ऑप्शन क्या है इनके पास, पूछ लेंगे, इस साल पूछ लेंगे, अभी 1-2 एग्जाम देंगे, उनमें फेल होके फिर पूछ लेंगे, पूछेंगे। जिनको पढ़ना है ना, जिनको सीखना है वो पूछ लेगा। जल्दी क्यों करते हो, अभी तो आए हैं, अभी तो इनके रगड़ के लगेंगे अगले 6 महीने 12 महीने, तब पूछना शुरू कर देंगे ये, है ना। अभी तो ये हिसाब किताब कर रहे हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट की बजाय सारे सब्जेक्ट एक जगह कर लेता, इंडिविजुअल एडमिशन लेते हैं तो 6,000 इसकी फीस और 6,000 उसकी, ये हिसाब किताब करते हैं, सबका एक साथ कर लेता, वहाँ 4 महीने में बैच भी पूरा हो जाता है। ये अभी तो उस हिसाब किताब में लगे हुए हैं। ये आप तो नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी लोग अभी इसी हिसाब किताब में रहते हैं, ठीक है। हमारे पास कहाँ आते हैं, बहुत कम चांस रहते हैं कि हमारे पास बिगिनर्स आते हैं। हमारे पास तो रिपीटर्स आते हैं, एक बार पढ़ चुके होते हैं उसके बाद आते हैं। पहले साल जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं वो पढ़ते हैं, एडमिशन लेते हैं, उनका 5-6 महीने में बैच पूरे हो जाते हैं। उसके बाद में वो सेल्फ स्टडी में जाते हैं, 1-2 एग्ज़ाम देते हैं, या फिर घर जाके तैयारी करते हैं, या फिर कहीं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ते हैं। उसके बाद में साल भर बाद में एग्ज़ाम वगैरह देके उसके बाद में आते हैं हमारे पास। तो जब उनको ये लगता है कि केवल कंसेप्ट और थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जब तक हमसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे नहीं जाएंगे, तब तक पार नहीं पढ़ने वाली है, तब अपने पास आते हैं। ऐसे लड़के अपने पास कब आते थे, कभी आते ही नहीं थे। अपने पास कहाँ आते थे नए लड़के, अपने पास तो हमेशा से रिपीटर्स आए हैं। मदस के हैं, हरेंद्र जी के हैं, विष्णुलिया जी के हैं, रिपीटर्स आते हैं हमारे पास। तो बिगिनर्स आए कब हैं, बिगिनर्स तो आए इस साल हैं। आप लोग आए हो, आप लोग अभी पूछ नहीं रहे हो। वो जो अभी तैयारी करके आते हैं 6-6 महीने या 12 महीने बाद में, वो सब कुछ पूछते हैं और वही पूछने वाले लड़के होते हैं। तो वो अब आएंगे। ये मेंस की, ये अभी CGL की एग्ज़ाम लग जाएगी 2022 वाली, है ना। और ये इधर एक दो एग्ज़ाम दे लेंगे ये, इनकी 6 महीने 12 महीने की तैयारी हो जाएगी। इसके बाद में ये जब कंपटीशन का असली मतलब समझेंगे, उसके बाद में सीखेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद में पूछेंगे। अभी नहीं पूछेंगे एक बार। अभी ये कंपटीशन एग्ज़ाम को उसी हिसाब से ले रहे हैं जिस हिसाब से इन्होंने स्कूल टाइम में जो 12वीं तक पढ़ाई करी थी, या कॉलेज टाइम में जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर की पढ़ाई करी है, उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से सोच रहे हैं, और उसी साइकोलॉजी में हैं अभी। अभी कंपटीशन वाली साइकोलॉजी में आप घुसे ही नहीं हो, अभी आप उस तैयारी में घुसे नहीं हो। थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। टाइम लगेगा, चीज़ों को मैच्योर होने में टाइम लगता ही है, समझने में टाइम लगता ही है। जैसे अभी आपके बैच में चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, इस चैप्टर को 2 दिन में 3 दिन में भी कंप्लीट करवाया जा सकता है, और इस चैप्टर में 10 दिन 15 दिन भी लगते हैं। अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर्स आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के और प्रॉफिट लॉस के आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के आते हैं या प्रॉफिट लॉस के आते हैं। कई एग्जाम्स में नंबर सिस्टम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट लॉस तो हर एग्जाम में है। अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे, जम के क्वेश्चंस आएंगे, परसेंटेज आपका क्लियर है तो आपके प्रॉफिट लॉस भी क्लियर है। लगभग चीज़ें वही हैं। अनुपात समानुपात यूज करो, परसेंटेज को यूज करो, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, पढ़ने के साथ में आपके साथ एक चीज़ अच्छी होगी, वो मैं बता देता हूँ। आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो आपको हर चैप्टर और हर कंसेप्ट अलग अलग लग रहे हैं।
जैसे जैसे आगे बढ़ोगे न तो आपको लगेगा कि ये कुछ भी अलग नहीं होता है, सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप इनसे पूछो प्रतिशत में, प्रॉफिट लॉस में, रेशो एंड प्रपोर्शन में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क है क्या? एलिगेशन में, मिश्रण वाले सवालों में कोई फर्क है? कोई फर्क ही नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वो एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन बनानी होती है। बार बार कहता हूं, जो शब्दों में जो चीजें लिखी हुई होती है ना, उनको डिजिट्स में लेना होता है, और वही आपकी अर्थमेटिक होती है। अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं। अर्थमेटिक में रूल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उस लैंग्वेज को ब्रेक करना, लैंग्वेज को तोड़ना। और जिस दिन आप लैंग्वेज के आधार पर कैलकुलेशन करने लग जाओगे ना, उसी दिन आपसे अर्थमेटिक के सवाल होंगे। जब तक आप फॉर्मूले, सूत्र या सर ने ये बताया था इसलिए ये कर रहा हूं, तब तक आपसे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको इस बात का हमेशा डाउट रहेगा कि सर ने बताया था वो सारी चीज़ें कर रहा हूं, एग्जाम में कुछ ऐसा आ गया जो सर ने नहीं बताया था, फिर क्या होगा? ये डाउट तो रहेगा ना कि एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाए जो सर ने नहीं बताया, फिर क्या होगा? और एग्जाम में ऐसा आएगा जो सर ने नहीं बताया है। उस दिन आपकी वो काबिलियत काम आएगी जिस दिन आप लैंग्वेज को या उस सिचुएशन को देख के क्वेश्चंस को करने लगोगे। क्या अभी वो कौन सा एग्जाम लगा था? आईसीआर वाला। आईसीआर कैसे क्वेश्चंस थे उसमें? आ जाओ ऊपर आ जाओ। कैसे क्वेश्चंस थे उसमें आईसीआर वाले में? आईसीएआर का एग्जाम लगा था, आईसीएआर का यही था ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, IARI है। तो ये ICAR का ही तो होता होगा सर, इसका अलग होता है क्या? चलो IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का किस पोस्ट के लिए था? टेक्नीशियन के लिए था। कितने क्वेश्चंस का पेपर था? 100 क्वेश्चंस का पेपर था। मैथ्स के कितने थे? मैथ्स के 25 क्वेश्चंस थे। 100 में से मैथ्स के 25 थे, ज़्यादा तो नहीं थे ना, मैथ्स के 25 थे। ठीक, ये 25 क्वेश्चन छोड़ के कोई सिलेक्शन की नहीं सोच सकता। 25 रीजनिंग के होंगे, 25 साइंस के थे, 25 जीके, 25 सोशल स्टडी। सोशल स्टडी, जीके और साइंस। साइंस में तो फिर भी कह सकते हैं, जीके और सोशल स्टडी में तो आप, सोशल स्टडी में क्या आता है? जीके आ गया, वो तो सामाजिक विज्ञान। सोशल स्टडी क्या है? सामाजिक विज्ञान। तो एक तरह से जीके ही हो गया, लगभग जीके ही है। ठीक है, अब इन 25 क्वेश्चंस को आप छोड़ के सिलेक्शन के बारे में नहीं सोच। और ये 25 क्वेश्चंस कैसे थे? ये वो जो मेंस में 100 क्वेश्चंस आते हैं उनसे ज्यादा जोर करवा लिया इन 25 क्वेश्चंस ने। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे कि हैं 35 मिनट में 22 क्वेश्चंस हुए थे। 35 मिनट में 35 मिनट में 22 क्वेश्चंस हुए थे। और ये उस स्टूडेंट्स की बात है जो सीजीएल के मेंस में इससे 2 साल पहले, 2 साल हो गए थे क्या? 2 साल पहले मेंस में 100 में से 100 करके आया था एसएससी के मेंस में। इसमें 2 साल की तैयारी जुड़ गई और उसके बावजूद 35 मिनट में 22 क्वेश्चंस हुए। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो काम चलाओ तैयारी, इससे कैसे काम चलेगा? सारी अर्थमेटिक थी। अर्थमेटिक तो इजी लगती है ना, अर्थमेटिक तो इजी होती है, तब तो एडवांस होती है। अर्थमेटिक तो इजी होती है, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनकी बता रहा हूँ मैं भाई। एडवांस मैथ्स सब होती है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ। और अर्थमेटिक तो इजी होती है, कर ही लेते हैं सवाल। कोई भी चैप्टर या कोई भी यूनिट अगर ढंग से पेपर आ गया ना, तो वो अपने आप में एक लेवल और एक क्लास का पेपर हो जाएगा।
मुझे भी कई लोगों ने अभी जैसे सिलेबस चेंज हुआ उस टाइम एडवाइस किया था, तो सर वो जो सिलेबस आप पूरा चलाते हो जो 6-7 महीने चलता है, उसको आप 3-4 महीने का कर दो, कंटेंट कम कर दो बुकलेट्स वगैरह का, और थोड़ा सा इन चीज़ों को छोटा कर दो, शॉर्ट कर दो, और कंबाइंड बैच है वो ज़्यादा सही रहेगा इंडिविजुअल बैच की बजाय। केवल मैथ्स की बजाय कंबाइंड बैच सही रहेंगे। कंबाइंड बैच शुरू रहेंगे, सही रहेंगे। 3-4 महीने में आपका सिलेबस भी करा देंगे, आपका सारा काम हो जाए 3-4 महीने में आपके सारे सब्जेक्ट का सिलेबस। उसके बाद में आप यहाँ से फ्री हो जाओगे। उसके बाद में क्या करोगे? ये सबसे बड़ी बात आएगी आपके सामने। ये बात ही नहीं है कि आपका सिलेबस से या आपकी तैयारी करा देंगे, सिलेबस भी हो जाएगा 3-4 महीने में। उसके बाद में क्या करोगे? आपसे सवाल होंगे नहीं, आपसे सवाल नहीं होंगे। अब तक पहले तो ये तो है ना कि भाई ये हमने कोचिंग नहीं करी है, तैयारी नहीं करी है, इसलिए सवाल नहीं हो रहे। आपने तैयारी भी कर ली, कोचिंग भी कर ली, पैसे भी लगा दिए, सारे काम हो गए, अब सवाल नहीं हो रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब क्या करें? तो उसके लिए एक आदमी तो होना चाहिए ना कि अब क्या करें उसके लिए। 3-4 महीने में आपका बैच पूरा हो जाता है और सारे सब्जेक्ट ये होते ही हैं। एक गणित वाला ही तो लेके बैठता है आपको, बाकी तो 3-4 महीने में सबका तुमड़ा बच जाता है। इतना ही होता है दम, 3-4 महीने में निकल जाता है पूरा, इतना ही होता है। इतना स्टूडेंट्स में होता है और इतना ही ये पढ़ाने वालों में होता है। 3-4 महीने में जो ज्ञान है वो पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद में क्या करोगे? देखो ये क्या करेंगे 3-4 महीने बाद में, पूछो इनसे। ये इधर आएंगे फिर, सर मैथ्स पढ़नी है। किस एग्जाम के लिए? सर कंप्लीट पढ़नी है। ठीक है, ये जो अभी देख देख के जाते हैं ना, ये अगले साल आते हैं। ठीक, डिटेल से तैयारी करो, गहराई से तैयारी करो, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ो और एक एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर को पकड़ो। आप चैप्टर के पीछे पढ़ो। आपके एलजेब्रा चल रहा है, दिमाग में एक चीज बैठा लो, एलजेब्रा कंप्लीट करनी है। आपके प्रॉफिट लॉस चल रहा है, दिमाग में फिट बैठा लो, प्रॉफिट लॉस एकदम क्लियर करना है। कंप्लीट हो गया, क्लियर हो, उसके बाद में सोचो अनुपात समानुपात को क्लियर करना। उसके बाद में अगले चैप्टर की सोचो। ऐसे टुकड़ों में करोगे ना तो आपको सिलेबस लंबा जाता हुआ नहीं दिखेगा, ज्यादा नहीं दिखेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा दिखेगा मैथ्स का सिलेबस। और इसको अगर हम ब्रेक कर लेंगे टुकड़ों में तो आपको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लगेगा और उसको कंप्लीट किया जा सकता है। 1 महीने का, 20 दिन का, 25 दिन का, 40 दिन का ऐसे लगेगा और उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। और पूरे सब्जेक्ट को एक साथ सोचना शुरू कर दोगे और पूरे सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्टों को एक साथ सोचना शुरू कर दोगे, फिर हिम्मत नहीं होगी। फिर आपसे ये नहीं हो पाएगा कि मैं कर लूंगा, आपको लगेगा कि नहीं पार पड़ेगी। ब्रेक्स कर लो सारी चीज़ों को। जितना ज़्यादा बड़ा चीज़ लग रही है उसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लो, फिर तैयारी करो, आराम से शानदार तैयारी होगी। क्योंकि आपने टास्क है उसको उस हिसाब से सेट कर लिया है जिसको अचीव किया जा सकता है। अभी आपको लगता है कि ये चीज़ें अचीवेबल नहीं है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ये डेज बहुत ज़्यादा हो गया सर, ये तो बहुत ज़्यादा कहाँ हो गया है। आपको पढ़ना ही एक बार इतना ही है, आपको करना ही, आपको केवल एलजेब्रा ही करना है और ज़िंदगी में और कुछ करना ही नहीं है। जब तक एलजेब्रा नहीं होता है तब तक आपको बाकी चीज़ों के बारे में सोचना है। एलजेब्रा हो गया, अब केवल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचना और कुछ नहीं सोचना है। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, उसके बाद में केवल ज्योमेट्री। एक बार छोटे छोटे टुकड़ों में इन चीज़ों को बांट लो, उनके ऊपर पकड़ बनाओ, ग्रिप बनाओ, उसके बाद में मिक्सअप चलने दो, फिर मिक्सअप चलने दो। चीज़ें अचीवेबल हैं, अचीव किए जा सकती हैं। ठीक है, कल पढ़ाऊंगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। बेईमानी पढ़ रहे थे ना, बेईमानी को बीच में छोड़ा था, कल बेईमानी पढ़ाऊंगा। कल पढ़ेंगे बेईमानी, ठीक है ना। कल की क्लास बातों में नहीं जाएगी,